बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की क्लास में सभी का। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। दिखाई दे रही है स्लाइड? माइक ऑन करके बताइए। यस मैम। ठीक है। कुछ भी पूछूंगी तो माइक ऑन करके ही बताइएगा आंसर, है ना? तुरंत रिप्लाई कीजिएगा। और अगर कहीं आवाज ब्रेक होती है, कोई और प्रॉब्लम आए तो भी माइक ऑन करके बता दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन एजुकेशन सिस्टम। इसमें हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्यों हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। हम तो वेदों का अध्ययन कर रहे थे, मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति में कहाँ से आ गए? कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, अपने विचार? बौद्ध का, जैसे हमने बताया था कि बौद्ध धर्म का या बौद्ध शिक्षा का उदय कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, कुछ याद है? क्विक रिप्लाई कीजिए तो समय बचेगा आपका, व्यथा समय नहीं जाएगा, समय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी मैम। हाँ तो आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हमने बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति जो है, बौद्धकालीन शिक्षा का उदय क्यों हुआ? क्योंकि रूढ़िवादिता बहुत बढ़ गई थी। जो पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा है उसका स्वरूप विकृत हो गया था। लोग, जो साधारण जन समुदाय है, वो परेशान बहुत हो रहा था बेकार की चीजों से, दुखी बहुत था। इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा का उदय हुआ गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर। उसके बाद हमारे यहाँ पे आक्रमणकारियों का आना शुरू हो गया। विदेशी लोग हमारे यहाँ आने लगे, हमारी धन संपदा लूट कर ले जाने लगे और अपना आधिपत्य, हम पर अधिकार अपना जमाने लगे। सभी कुछ वो अपने अनुसार करने लगे, हमारे देश में आकर हम पर शासन करने लगे और अपनी सारी चीजें, अब यहाँ तक कि अपनी संस्कृति और सभ्यता भी हम पर आरोपित करने लगे, यानी कि थोपने लगे। इसीलिए ये सिस्टम आया। इसका ये क्या था? पैगंबर मोहम्मद के जो विचार थे, उन पर ये पूरी एजुकेशन जो है वो बेस्ड थी, आधारित थी। इनका जन्म क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये इसके बारे में आप, मतलब हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सर्च इंजन से। हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा का स्वरूप हम देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे कि कब से कब तक ये रहा। जब आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए तो कब आए पहली बार? लगभग आए थे 712। बहुत। हाँ मुगल नहीं, 712 में आए थे। हाँ 712 में आए। मुगल मुस्लिम 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 आए थे, बहुत पुरानी बात है। मतलब ये 800वीं है ना ईस्वी में इनका आना शुरू हो गया था और आक्रमण करते रहे। लेकिन ये ऐसे आते थे कि आते थे, लूटपाट मचाते थे और चले जाते थे। लेकिन जब ये यहाँ आके बस ही गए, रहने ही लगे, वो क्या है टाइम 1200 से 1526, जब एक आक्रमणकारी आया, वो यहाँ आया, लूटपाट मचाई, वो खुद तो चला गया लेकिन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ पे छोड़ गया। कहाँ? ये दो अलग अलग भागों में क्यों लिख रहे हैं हम?
सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल उसको कहते हैं जब दिल्ली सल्तनत कहलाती थी, दिल्ली पर अटैक करते थे, वहीं से लूटपाट मचा के और जहां भी जाते थे अपना काम करते रहते थे। जो आया पहला उसने वहीं मतलब आक्रमण जहां जहां उसे करने थे करे, लेकिन अपनी राजधानी उसने कहाँ बना ली, एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में दिल्ली में। तो दिल्ली पे क्या रहा, एक आया, एक राजा गया, फिर उसके बाद दूसरा बना, ये कई समय तक दिल्ली से ही चलता रहा इनका। तो इसलिए यहाँ पे इसको सल्तनत काल कहते हैं। फिर इसके बाद आया मुगल काल। जब मुगल आ गए, उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, उनके समय पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस थे एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ पे कुछ अलग एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्थाएं थी, इसलिए इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी देखा जाता है। ओवरऑल आप याद रख सकते हैं 1200 से लेके 1707 शताब्दी तक, या दोनों में बांट के याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जो मध्यकालीन या मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम था, उसके उद्देश्य क्या थे। एक तो पहला, इस्लाम धर्म का प्रसार करना। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर इनको एजुकेशन क्यों। उनकी वाली जो पैगंबर मोहम्मद, ये जो विचार है उनको यहाँ भारत के लोगों को बताना, ये एक था। फिर ज्ञान का प्रसार करना, मुस्लिम शासन को भारत में और क्या करना, स्टेबल करना, सुदृढ़ करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, भोग विलास, शासन के प्रति वफादारी सिखाना। अब हो क्या रहा था, ये आए थे आक्रमणकारी बाहर से, बाकी पब्लिक तो यहीं की थी। अब जो यहाँ के लोग हैं वो भी तो उनकी नौकरी ही कर रहे थे कहीं ना कहीं। जब नौकरी कर रहे थे तो फिर ये गद्दारी और वफादारी का कंसेप्ट आ गया कि ईमानदारी से काम करें, उसके लिए उनको उसकी भी शिक्षा दी जाने लगी। कला कौशल एवं व्यवसायों की, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जितनी हमको इमारतें मिलती हैं, कलाकृतियां मिलती हैं, अलग अलग टाइप की नक्काशी कारीगरी, वो इसी टाइम की मिलती है हमको। बहुत ज्यादा अलग अलग डिजाइन्स देखने को मिलती हैं। बिल्डिंग्स आपने सुने हैं, कुतुब मीनार है और जितनी सारी मस्जिदें हैं अलग अलग बनी हुई हैं, वो सब इन इसी के अंतर्गत आती हैं, कला कौशल और व्यवसाय की शिक्षा के अंतर्गत। नैतिक चरित्र का विकास, यानी कहीं ना कहीं ये बात तो कर रहे हैं नैतिक चारित्रिक विकास की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी आपने देखा होगा कि इस समुदाय में नैतिक रूप से व्यवहार कोई करता हुआ दिखाई देता हो। जैसा भी है, मतलब हिंसा हम देखते हैं प्रायः कि की जाती है, तो नैतिक और हिंसा का संबंध थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। विशेषताएं क्या है, विशेषताएं शिक्षण संस्थान क्या होते थे, मकतब और मदरसा, दो एजुकेशन इनके इंस्टीट्यूट होते थे। प्री वैदिक काल में या वैदिक काल में, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, क्या थे एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल थे। उसके बाद बौद्ध में, बौद्ध के क्या कहलाते थे, कल पढ़ा था हमने, बताइए। मैम उपाध्याय उसको वो बोला था, मठ बोलते थे। मठ बोला था, वेरी गुड, इनको मठ बोला था। अब यहाँ पे आ गए हमारे मकतब और मदरसा। प्री वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एजुकेशन घर में ही हो जाती थी माता पिता के द्वारा, और उसके बाद मठों में हमने देखा था कि प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे भी एडमिशन होता था मठ में, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन होती थी किससे, हायर एजुकेशन से, उसके लिए और दोनों के लिए अलग अलग संस्कार होते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए दो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। प्राइमरी एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट को कहते हैं मकतब, और हायर एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट को कहते हैं मदरसा। यहाँ पे जो
टीचर होता है उसको कहा जाता है उस्ताद, और जो स्टूडेंट होता है उसको शागिर्द कहा जाता है। मकतब की विशेषताएं क्या है? मकतब शब्द बना है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से, और इसका अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता याद करने की कठिनाई वाली चीज है। कुतुब शब्द का अर्थ बता दिया और कुतुब शब्द का अर्थ बता दिया, तो वहीं से हमको आ गया मकतब। मकतब आप मकसद के जैसा भी याद कर सकते हैं कि वह स्थान जिसका मकसद है एजुकेशन, रीडिंग और राइटिंग सिखाना। मध्यकाल में प्रायः मकतब मस्जिदों में संलग्न होते थे। मतलब आजकल आप देखते होंगे जो महिलाएं जॉब करती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वहां पर डे केयर की फैसिलिटी दी जाती है, झूला घर की फैसिलिटी दी जाती है, ताकि उनके बच्चे वहीं पे वो केयर भी कर सके, साथ साथ देख सके बीच बीच में। ऐसे ही मस्जिदों के अंदर ही संलग्न का मतलब ये है कि वहीं मस्जिदों में ही मकतब की व्यवस्था आपने देखा भी होगा। अब आपका जो ज्यादा एज वाले लोग हैं उनने तो बिल्कुल देखा होगा कि मस्जिद जो होती है वहां से कई बार छोटे बच्चे निकलते हुए बाहर दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि वो वहां से पढ़ाई करके निकलते हैं बाहर। ऐसे ही मकतब में केवल मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि मस्जिद के अंदर हर कोई नहीं जा सकता था। महिला मतलब आगे हम पढ़ेंगे एजुकेशन, नारी शिक्षा या महिला एजुकेशन इस समय की कैसी थी उसमें पढ़ेंगे। महिलाओं के लिए नहीं था, है ना, अच्छी स्थिति नहीं थी। राजकुमारों और सैन्य संस्था से संबंधित व्यक्तियों के बालकों को सैन्य शिक्षा अनिवार्य थी। अगर जो कोई उसमें है, फोर्स में है कोई, तो उनके बालकों को फोर्स वाली एजुकेशन, डिफेंस एजुकेशन कंपलसरी थी। बाकी को मिले या ना मिले, उन लोगों को जरूर देते थे। मदरसा में क्या होता था? मदरसा शब्द बना है दरस, दरसा, दरस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है भाषण देना, भाषण देके पढ़ा रहे हैं। तत्कालीन उच्च शिक्षा प्रायः कैसे दी जाती थी? भाषण द्वारा दी जाती थी। बड़ी क्लास में आ गए तो भाषण से हम पढ़ते हैं ना व्याख्यान विधि, आपने टीचिंग मेथड में पढ़ी होगी तो व्याख्यान विधि आती। टीचिंग मेथड हो गया ना आपका, बहुत सारी चीजें रिलेट करेंगे, आप को रिलेट कर पाएंगे अगर हो गया है तो। नहीं हुआ है तो यहाँ पढ़ लिया है, उनको वहां पे को रिलेट करेंगे। हो गया मैम। हो गया ना, कर पा रहे हैं ना को रिलेट चीजें। हाँ जी मैम। कि व्याख्यान विधि जब हम बात करते हैं, मतलब ये व्याख्यान विधि चल रही है, मैं बोलती जा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये व्याख्यान विधि है, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। उससे पढ़ाते थे। दरस का मतलब ही वही होता है, भाषण देना। तत्कालीन उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा ही दी जाती थी, इसलिए उन शिक्षण संस्थाओं को जहां उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी मदरसा कहा गया। क्योंकि अब बस भाषण से समझ रहे हैं वहां पे। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः कैसे होते थे? राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े नगरों में स्थापित किए गए, यानी इनकी बिल्डिंग अलग होती थी मस्जिदों से। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय और छात्रावास आदि के निर्माण में उस समय में मुसलमान शासकों का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही ज्यादा बनवाए मदरसे, क्योंकि बाकी लोग क्यों बनवाएंगे। ये बहुशिक्षकीय थे, मतलब मल्टी टीचर होते थे यहाँ पे। शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाता था, बहुत ज्यादा पेमेंट उनको किया जाता था। उस्ताद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए थे? एक तो इस्लाम धर्म को मानता हो, उसमें विश्वास करता हो, अरबी फारसी उसको दोनों आनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस हैं एक टीचर की इस टाइम पीरियड में, इस एजुकेशन सिस्टम के लिए। अपने विषय का क्या हो? नॉलेज हो उसको, और नियुक्ति के बाद अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सजग रहे, उनकी गरिमा बनाए रखे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हम नौकरी तो पा ली हमने, हमने ये शो तो कर दिया, थोड़ा सा रट्टा मार के चले गए थे इंटरव्यू में, शो कर दिया कि हाँ हमें सब आता है, लेकिन जब बाद में ज्वाइन कर लिया तो वहां असलियत खुल रही है कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, उनका आंसर ही नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तात्कालिक उस्ताद को उच्च वेतन प्रदान किया जाता था और उन्हें संपूर्ण भोग विलास की स्वतंत्रता प्राप्त थी, अर्थात वैभवपूर्ण जीवन जी सकते थे। क्या अंतर हम देख रहे हैं? वैदिक काल में कैसे रहते थे? गुरु सन्यासी का जीवन जीते थे, नियम पूर्वक एक नियमित दिनचर्या होती थी, और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है पूरा। संपूर्ण भोग विलास की स्वतंत्रता थी, जो चाहे वो कर सकते थे, आरामदायक जीवन, पढ़ाओ 1 घंटे 2 घंटे जितना पढ़ाना है, बाकी मौज करो, और समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। अब यहाँ पे प्रारंभिक संस्कार क्या था? वहां तो हमने पढ़ा था, पहला क्या था? उपनयन संस्कार। किस चीज के लिए था उपनयन संस्कार? साथ साथ रिवीजन भी चल रहा है हमारा। हम उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए। उच्च शिक्षा में यानी फॉर्मल एजुकेशन के लिए। पवबज्जा संस्कार किसके लिए था? और प्रवज्जा मतलब वो 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होता था। और जब वो मतलब वो क्या बोलते हैं उसमें पोथी एक आपने बताया था, जब वो पढ़ लेते थे उसके हम्म, बाद फिर उनको शिक्षा के लिए जब वो जाते थे जो प्रवज्जा होता था। हाँ, सिद्धरस्तु नामक पोथी पढ़ लेते थे, उसके बाद उनका संस्कार फॉर्मल एजुकेशन के लिए होता था, हायर एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो ऐसे ही इस सिस्टम में भी एक रस्म होती थी एडमिशन के टाइम पे, उसको बोलते हैं बिस्मिल्लाह की रस्म, जिसके लिए बालक की आयु कितनी होनी थी? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की होना चाहिए थी, तब ये रस्म पूर्ण होती थी। नए वस्त्र पहनकर बच्चे को शिक्षक के सामने प्रस्तुत किया जाता था। शिक्षक बच्चे से कुरान शरीफ के 55वें और 87वें अध्याय की कुछ आयतें दोहरवाते थे। आयतों को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वेदों में मंत्र होते हैं या भगवत गीता में श्लोक होते हैं, किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे दोहराने में समर्थ होते थे उनसे बिस्मिल्लाह शब्द, मतलब असमर्थ होते थे, जो नहीं बोल पा रहे हैं आयतों का उच्चारण नहीं कर पा रहे, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे, उनको क्या करते थे? उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवा लिया जाता था, उनको कहते थे बिस्मिल्लाह बोल लो। बिस्मिल्लाह का तात्पर्य होता है अल्लाह के नाम से किसी कार्य की शुरुआत करने से। हम नहीं बोलते श्री गणेश, आओ श्री गणेश करें, वही है ये बिस्मिल्लाह करें। क्लियर है इतना? जी मैम। अब यहाँ पे अनुशासन कैसा था, एजुकेशन की फीस कैसी थी, और आय का मुख्य स्रोत क्या था, ये चीजें यहाँ दी गई हैं। कठोर दमनात्मक अनुशासन, कठोर दंड दिया जाता था, छड़ी से पिटाई भी पड़ती थी अगर अनुशासन को स्टूडेंट ब्रेक करेगा, डिसिप्लिन ब्रेक करेगा तो उसको मारा भी जा सकता था, पिटाई हो सकती थी उसकी। कोई फीस नहीं लगती थी पढ़ने की, और पूरी जो है पूरा जो खर्चा होता था, देख रेख और सब सारा मेंटेनेंस कौन उठाता था? जो वहां के मुगल शासक होते थे या जो भी शासक होते थे, वो पूरा, यानी राजकीय सहायता से ये चलते थे। राजकीय नियंत्रण कैसा था? परोक्ष रूप से था। अभी तक हमने देखा था वैदिक काल में भी और इसके बाद बौद्ध काल में भी एजुकेशन पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं था, बाहर के लोगों का। जो वहां के थे, यहाँ पे संघ वाले चला रहे थे, तो संघ पूरा डिसाइड करता था क्या करना है। यहाँ पे सर्वे सर्वा कौन थे? गुरु थे। गुरु ने जो कह दिया वही होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक बीच में व्यक्ति होता था, आपने सुना होगा मौलवी। मौलवी शब्द सुना है? जी मैम। इनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये बीच में होते हैं, तो इनके माध्यम से क्या होता है, इनका इनडायरेक्टली इंटरफेयर रहता है एजुकेशन सिस्टम में। डायरेक्ट तो नहीं है, खुद कुछ नहीं कह सकते कर सकते, लेकिन ये इनको इतना मतलब कहना चाहिए कि आवभगत करके, इनको खुश करके, खुशामद करके इनको अपनी बातें मनवा लेते थे। अब शिक्षक शिक्षार्थी संबंध की बात करें तो ऑलमोस्ट हर सिस्टम में लगभग एक जैसे होते हैं वो आदर्श, अच्छे,
मौलवी जी के भोजन की व्यवस्था, यानी गुरु का सम्मान सभी लोग कर रहे हैं हर सिस्टम में। शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषाएं हुआ करती थी। शिक्षा को क्या कहा गया है? इस्लाम के अकॉर्डिंग, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार शिक्षा क्या है? अमृत के समान। ये एज इट इज पूरा सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। पैगंबर मोहम्मद ने शिक्षा को क्या कहा है? अमृत के समान बताया है, और जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, यही मोक्ष है। यहाँ मोक्ष शब्द के लिए मोक्ष के पर्यायवाची के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में निजात शब्द का उपयोग किया गया है। परीक्षा प्रणाली कैसी होती थी और उपाधियां क्या मिलती थी? परीक्षा प्रणाली गुरुकुल में हमने देखा था कि किसी टाइप की कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी लिखित, लेकिन बच्चा योग्य है या नहीं है, क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं अगले के लिए, उसके लिए मौखिक रूप से कुछ उससे गुरु प्रश्न पूछ लेते थे और उसको आगे प्रमोट कर देते थे। लेकिन बौद्ध काल में क्या होता था? बौद्ध काल में भी इसी तरह की व्यवस्था थी कि होता था ओरली क्वेश्चन आंसरिंग, लिखित कुछ नहीं होता था। थोड़ी बहुत लिखित व्यवस्था थी। 10 लोग बैठ जाते थे जो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर थे, प्रोफेसर उनको कह सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते थे, वो भिक्षु की यानी पीएचडी स्कॉलर बनेगा या नहीं बनेगा इस बात की जांच करते थे, उसके लिए उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करते थे। और यहाँ पे क्या होता था, आज जैसी परीक्षा प्रणाली तो नहीं थी, है ना? कौन करता था? टीचर्स। टीचर को लगा ये स्टूडेंट अच्छा है, ज्यादा मेरा ध्यान रखता है, मुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, मेरा पूरा ध्यान रखता है, ऐशो आराम। चूंकि हमने देखा ही है कि पूर्ण भोग विलास की उनको आजादी थी, तो जो भोग विलास में सुविधा दे रहा है, जो बच्चा जिस घराने का बच्चा, बस उसको क्या करना है? आगे बढ़ा देना है। या कोई ईमानदार शिक्षक है तो वो उसके गुण देखेगा छात्र के। दोनों तरह की चीजें थी कि क्वालिटी है इसमें, चाहे वो गरीब है, खुशामद नहीं कर रहा है, तो उसको भी वो क्या करेंगे? प्रमोट कर देंगे। परीक्षा नहीं हो रही है, सिर्फ ये देख रहे हैं और ये सिफारिश कर रहे हैं और ये बढ़ा रहे हैं। फिर इन मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को क्या मिलती थी? यहाँ हमने जब उसके उद्देश्य देखे थे इस एजुकेशन सिस्टम के, तो क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और सबसे ज्यादा बल इसी पे दिया जाता था। इसलिए जिसको सबसे ज्यादा ज्ञान हो गया उसको इन्होंने सबसे बड़ी उपाधि दे दी काबिल की। काबिल का मतलब हम क्या मानते हैं? काबिल का मतलब योग्य, अगर हम पर्यायवाची के रूप में देखें तो काबिल का अर्थ होता है योग्य। तो यहाँ पे योग्य की उपाधि दे दी। और दर्शन शास्त्र में अगर किसी ने विशेष योग्यता कर ली तो उसको फाजिल की उपाधि दे देंगे। तत्कालीन शासन व्यवस्था में काबिल की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। हायर पोस्ट पे उसको क्या किया जाता? अपॉइंट किया जाता था। अब अगर हम बात करें लेवल्स की, तो यहाँ पर भी 2 लेवल हैं, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। 2 लेवल पर, 2 स्तरों पर ये एजुकेशन दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या था? लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, शुद्ध उच्चारण क्लियर प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता था, थोड़ा बहुत प्रिमिटिव मैथ्स का नॉलेज दिया जाता था, प्राथमिक ज्ञान गणित का। बच्चों को बचपन से ही कुरान शरीफ की आयतें क्या करी जा रही थी? रटवाई जा रही थी, ताकि वो एक्सपर्ट हो जाएं। पैगंबर और मुसलमान फकीरों की जीवनियां पढ़ाई जाती थी। शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्तां और बोस्ता पढ़ाई जाती थी। अरबी फारसी के कवियों की कविताएं पढ़ाई जाती थी। और मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षार्थियों के उच्चारण और लेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, हम जैसे स्टार्टिंग में देख लिया था कि क्या हो रहा है उसमें, बेसिकली लिखना यानी कि राइटिंग और रीडिंग 2 पर ही मेन फोकस था।
सिखाया। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को कैसे कविता के माध्यम से, पोयम के माध्यम से और कुछ कहानियों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये वही सब चीजें हैं यहाँ पे कुल मिला के, और कुछ नहीं है इसमें। अब है किसकी? जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, सब चीजें उन्हीं की सिखाई पढ़ाई जा रही हैं। हायर एजुकेशन का सिलेबस क्या था? अरबी फारसी का भाषा का ज्ञान, पहले तो व्याकरण यानी कि ग्रामर, ग्रामेटिकल नॉलेज, लिटरेचर का नॉलेज अरबी फारसी के, अंकगणित, अंकगणित मतलब कौन सा गणित? अंकगणित मतलब मैथ्स मैथ्स, ज्यामिति, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, नीति शास्त्र, इथिक्स, नीति शास्त्र का मतलब है एथिक्स, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, इस्लामिक कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसाय की शिक्षा। ये कैसी हो गई? ये हमने वहां पे भी पढ़ी थी, लौकिक और पारलौकिक, यहाँ पे भी आ गई। और अलौकिक या धार्मिक शिक्षा, इसमें क्या था? चूंकि धार्मिक है तो ये मुस्लिम धर्म की ही शिक्षा। वहां पे धार्मिक हम दोनों से उसका संबंध देख रहे थे। एक तो धर्म कौन सा, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, वो कंसेप्ट भी था साथ में। विद्यार्थी का धर्म क्या है, ऐसे धर्म भी थे, प्लस रिलीजन वाला धार्मिक पक्ष भी था। लेकिन यहाँ पे टोटली कैसा है? धार्मिक पक्ष का अर्थ है मुस्लिम धर्म की शिक्षा, कुरान शरीफ, इस्लामी साहित्य और सूफी साहित्य। इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा हम कह सकते हैं, सूफी साहित्य में कौन से साहित्य आ जाते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित रचनाएं। जैसे हमको शब्द कुछ और दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका वास्तविक अर्थ कुछ और है। जैसे कबीर, है ना, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, कबीर दास। उन्होंने सूफी साहित्य का ही अनुसरण किया है। एक आपने सुना होगा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। सुना है ये आपने? जी मैम। इसका अर्थ हम अगर शब्दों पे जाएं तो हमको सिर्फ दिखेगा कि भाई चक्की चल रही है, दो पार्ट हैं और उसमें अनाज जो भी डाला जा रहा है वो पिस रहा है, उसमें कुछ नहीं बच रहा। लेकिन अगर इसके गूढ़ अर्थ पे हम जाएंगे, विचार करेंगे तो क्या होगा? चलती चक्की का मतलब है ये जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, ये चलती चक्की है ना। और रो कौन रहा है? रो कौन रहा है? जो उसमें पिस रहा है वही तो रोगा ना, रो रहा है। जन्म मरण के चक्कर में कौन फंसा हुआ है? जीवात्मा। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ये जीवन और मरण, ये दो पार्ट हैं या कर्म हम जो कर रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके बीच, इससे कोई भी नहीं बचा है। कितना गूढ़ अर्थ है। सामान्य शब्दों से जब तक कोई गुरु इसका ज्ञान नहीं कराएगा तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है, क्यों ऐसा इन्होंने बोल दिया। वो सब इस सूफी साहित्य में आता है। और शरीयत की शिक्षा केवल मुस्लिम धर्म की धर्म दर्शन की शिक्षा है। शरीयत की शिक्षा वो इसमें शामिल है। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने सभी धर्मों के दर्शनों की, जैसे वैदिक धर्म, वैदिक शिक्षा की व्यवस्था कुछ मदरसों में की थी। इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, वेद का पाठ भी कराओ। अकबर ने आके ऐसा बोल दिया था। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, टीचर नहीं टीचिंग मेथड आएंगी यहाँ पे। कौन सी थी? प्राइमरी लेवल पे पढ़ चुके हैं हम। वही आएंगे कि अनुकरण का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, देखना जैसा वो कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे घर में देखते हैं ना, कोई दो बड़े बात कर रहे हैं तो वो उन्हीं की बातों को दोहराने लगते हैं, वो हो जाता है हमारा अनुकरण मेथड। अभ्यास, प्रैक्टिस से। और दूसरा होता है स्मरण, ये सीधी सीधी रटंत विद्या है। हमने क्या पढ़ा था? आयतें रटवाते हैं,
रटवा रहे हैं वहां पे, बार बार पूरे सामूहिक रूप से एक लाइन बोल दी शिक्षक ने, पीछे से सारे बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं एक साथ उच्च स्वर में। तो क्या हो गया, वो रटंत विद्या ही हो गई, धीरे धीरे रट जाएगा, 1-2 महीने में पूरा रट रटन कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। तो एक तो ये हो गई। फिर इस विधि में उस्ताद वही चीज लिखी है ना, आईने अकबरी में ऐसा उल्लेख है कि उस समय तख्ती, स्याही और सरकंडे की कलम। अब सरकंडे की कलम क्या होती है, प्रश्न उठ रहा है मन में कि नहीं उठ रहा है? सरकंडे की कलम क्या होती है, सरकंडा क्या मैम होता है? मैम वो जो झोपड़ी में जो पतलू यूज होता है ना, पतलू हमारे यहाँ बोलते हैं मैम, उसी के बीच में बीच की डंडी निकाल कर उसको आगे नोकीला करके और उससे जो इंक आता है उसमें डुबो डुबो के लिखा जाता है मैम। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। इसका फोटो भी आपको दिखा देते हैं। ये एक घास, एक प्रकार की घास होती है, घास की प्रजाति होती है ये। घास फूस की झोपड़ियां बोलते हैं ना, कई सीरियलों में भी हम देखते हैं। उस वो मतलब एक बांस, बांस भी रहता है ना ऐसा, बांस भी बीच में अंदर से खोखला होता है। तो ये बांस नहीं है, ये उसी की प्रजाति है, आप ऐसे कह सकते हैं। ये पतले तने वाला होता है, छोटा होता है उससे। बांस का तो झाड़ी बड़ी हो जाती है, पेड़ बड़े हो जाते हैं। तो ये जब इसका तना ये रहता है, इसको क्या करते हैं, उसको बीच में से डिजाइन बना के, है ना, अपने लिखने के लिए, लेखनी के अकॉर्डिंग उसको आकार देके काटते हुए, और ये इंक वाले पेन से भी लिखा होगा आप लोगों ने, पहले बचपन में बहुत लिखते थे, इंक वाले पेन आते थे, उसमें ऐसी नोक रहती थी ना, वैसे ही इसको डिजाइन कर लिया, बना लिया। ये पहले आया, इससे कंसेप्ट बाद वाले का आया, है ना। जो आधुनिक जमाने के इंक पेन आते हैं वो, उसके पीछे का कंसेप्ट यही है इसमें। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, इसमें स्याही ये खुद ही बहुत सारी सोख लेता था, नीचे 1-2 बूंद टपकती थी, और वो भी पूरा पेज इधर उधर बिखर जाती थी, इसलिए ये थोड़ा सा अनसक्सेसफुल था। अगर हम हायर लेवल पे देखें तो एक ही चलती थी, भाषण विधि, व्याख्यान विधि। जब 11th में बच्चा आ जाता है तो उसको फिर बहुत बारीकी से हर चीज लिखवाई नहीं जाती, आंसर बोर्ड पे नहीं लिखवाया जाता। फिर क्या होता है, टीचर सिर्फ बता देता है, खास खास चीजें, मेन मेन पॉइंट्स बता देता है, जैसे अभी चल रहा है क्लास में। बाकी डिटेल बच्चा खुद पढ़ता है। तो इसको इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सेल्फ स्टडी मेथड या व्याख्यान विधि, भाषण भाषण वाली विधि। ये प्रयोग प्रदर्शन, प्रयोग प्रदर्शन में आपकी आ जाएगी डेमोन्स्ट्रेशन। जो करना है, कराना है बच्चे से, पहले उसको करके दिखाया और उसको फिर देखकर फिर बाद में फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी इस समय। जो बहुत ही ज्यादा राजघरानों की महिलाएं होती थी वो जा सकती थी, उनके लिए मतलब वो पढ़ सकती थी। मदरसों में तो बिल्कुल ही अनुमति नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा में तो एक बार चली भी जाती थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बिल्कुल मनाही थी। आपने देखा इतना ढके टुपे ये रहने का रिवाज आज भी है। हिजाब पहन के रहना है और बाहर नहीं निकलना है ज्यादा। थोड़ा सा समय आगे बढ़ गया है, समझदारी कुछ लोगों में आ गई है, तो वहां पे उन घरों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रहती, वहां पूरी छूट रहती है उनको सब तरह के काम करने की। लेकिन ऑलमोस्ट उस समय तो बिल्कुल ऐसा था कि अब तो और बड़े हो गए, हायर एजुकेशन मतलब बच्चा बड़ा हो गया तो बिल्कुल जाना नहीं है। शहजादियों की शिक्षा घर में ही हो जाती थी, टीचर घर में आके करा देते थे। सामान्य महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं थे। इसलिए कैसी थी कंडीशन, बहुत ही खराब थी, बहुत ही पीछे थी। अब इस्लामिक शिक्षण संस्थाओं से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं ये। इनका व्यय दान से प्राप्त राशि से चलाया जाता था। लोग जो कौन दान करता था, जैसे अकबर हैं, बीरबल, अकबर के दरबार में थे बीरबल, तो अकबर हैं, शाह
शाहजहां है, ये जो मुस्लिम शासक हुए ऐसे, ये लोग दान दिया करते थे, मस्जिद को दान दे दिया, मकतब को दान दे दिया, मदरसों को दान दे दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दी। अच्छा यहाँ पे बच्चे हैं बहुत सारे, लेकिन ना तो मदरसा है ना मकतब है, तो पूरा दान दे दिया कि चलो यहाँ पे नई बिल्डिंग बना लो, उससे चलते थे। दरगाहें, ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मस्जिद थी और दरगाहें भी थी। दरगाहों पे क्या होता है, दरगाह क्या होती है, किसी पीर फकीर की, जैसे हमारे यहाँ समाधि होती है दिव्य आत्माओं की, वैसे ही मुस्लिम समुदाय में दरगाह बना दी जाती है उनकी समाधि पे। यहाँ भी केवल मुस्लिम बालकों को एडमिशन मिलता था। कुरान स्कूल क्या होते थे, इनमें केवल कुरान शरीफ पढ़ाई जाती थी। फारसी स्कूल होते थे, इसमें मुख्य रूप से फारसी भाषा तथा मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। और हिंदू व मुसलमान दोनों को शासन के कार्यों के लिए क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। फारसी कुरान स्कूल ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे, और अरबी स्कूल ये उच्च शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जिनमें केवल अरबी भाषा और उसके साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, यानी अरबी फारसी, ये इसके बेस पे भी सेंटर बना दिए गए। जन शिक्षा, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जन शिक्षा जैसे विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, और मुसलमान शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अपनी सत्ता को बनाए रखना तथा इस्लाम धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, इसलिए जन शिक्षा की कोई बात नहीं होती थी। मुस्लिम शासकों द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया वह कैसी थी, पूरी तरह से इस्लामिक कल्चर पर बेस्ड थी। ये हमारा हो गया इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम या मध्यकालीन एजुकेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे एंशिएंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिसलेनियस। ये हमारे आ गए हैं जो प्राचीन समय के इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनके बारे में कुछ विविध फैक्ट हैं, मिसलेनियस हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लगभग 150 वर्षों तक क्या रहा हमारे यहाँ पे, अंग्रेजों का शासन रहा। आए थे व्यापार करने, लेकिन जैसे मुस्लिम शासक भी आए, व्यापार करने आए थे, लेकिन बस गए यहाँ पे, उनको अच्छा लगा, इतनी भरी पूरी संपन्न सब कुछ अच्छा लगा तो यहीं रह गए। इसके बाद आए ये लोग भी व्यापार करने और लूट, मतलब दोनों तरह की चीजें थी, पहले लूटपाट मचाने आए फिर व्यापार करने आ गए। अंग्रेज लोग तो पूरा व्यापार करने ही आए थे, अब व्यापार करने आए, फिर अपनी हुकूमत उन्होंने यहाँ पे हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया। हमको हमारा रिमोट अपने हाथ में ले लिया, टीवी का रिमोट जिसके हाथ में होगा वो अपनी पसंद का चैनल देखेगा। मम्मी के हाथ में है, उनको सीरियल पसंद है तो सीरियल देखेंगी, और बेटे के हाथ में है, उसको मैच पसंद है तो मैच देखेगा। बेटी के हाथ में है उसे किचन का अगर बनाने का शौक है तो वो देखेगी। तो ऐसा रहा कि अब भारत में आके रिमोट अपने अपने हाथ में लेने का प्रयास लोगों ने किया और अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया। तो उसी कड़ी में क्या रहा, सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा शुरू करने के साथ ओरिएंटल कॉलेज की, ये फैक्ट है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, कि कल 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कलकत्ता मदरसा किस अंग्रेज शासक की समय में हुआ, वाराणसी किस सन में हुआ, 1781 में हुआ। ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है, किसने की ये पूछा जा सकता है। उसके ये 2 कदम कैसे थे, प्रशासनिक कारणों से थे। क्या थे वो प्रशासनिक कारण, ये थे टोटली पॉलिटिक्स था। ये देखा ना, अंग्रेज लोग पॉलिटिक्स का गेम बहुत खेलते थे। उन्होंने अंग्रेजों के लिए अब चूंकि मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, तो दोनों के जो है ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उनके लिए खोल दिया मदरसा, चूंकि मदरसों में उनकी पढ़ाई चलती थी, और इनके लिए खोल दिया
एक संस्कृत कॉलेज हिंदुओं के लिए, ताकि दोनों खुश हो जाए कि हाँ, अंग्रेज हुकूमत हमारे बारे में सोच रही है, हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये टोटल अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। 11 साल बाद, इसके 11 साल बाद 1792 में वाराणसी में खोजा गया। इससे भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। संस्कृत कॉलेज है ना, जोनाथन डंकन ने स्थानीय हिंदुओं को शिक्षित करने के लिए खोला। जोनाथन डंकन का नाम याद रखिएगा, वाराणसी संस्कृत कॉलेज के लिए। उन्हीं दिनों ईसाई मिशनरियों ने प्राथमिक स्कूल खोलकर, अब ये 2 लोग खोल दिए इन दोनों के लिए, और अपनी एजुकेशन, जैसे मुस्लिमों ने, मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म की शिक्षा देने के लिए मदरसे और मकतब खोल दिए। ऐसे ही अब इनको अपना कल्चर भी यहाँ पे लादना था, तो इन्होंने ईसाई मिशनरियों की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। प्राथमिक स्कूल खोल दिए और उन्हीं की शिक्षा वो देने लगे उसमें। एजुकेशन इन फ्रीडम फाइटर इंडिया, ये मिसलेनियस हो गए। अब हम आ जाते हैं जब स्वतंत्रता के लिए तैयारियां चल रही थी, ये सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस समय क्या स्वरूप था, क्या एक कड़ी थी, एक पूरी चेन की तरह काम चला है, एक के बाद एक सीक्वेंस में हम 2 के पहाड़े की तरह इनको याद रखेंगे। सबसे पहले आया चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। अब ये चार्टर्ड एक्ट क्या होते हैं? चार्टर्ड एक्ट आप ये समझिए कि किसी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका जो लेटर है वो चार्टर्ड एक्ट है, या जो रिटन फॉर्म में दस्तावेज आए हैं वो क्या है, चार्टर्ड एक्ट है। ये समय समय पे इन्होंने भेजे हैं। हर 20 साल के बाद वो रिन्यू होते थे, जैसे आपका लाइसेंस रिन्यू होता है किसी भी चीज का, एक फिक्स टाइम के बाद आपकी पॉलिसी रिन्यू होती है एक फिक्स टाइम के बाद, ऐसे ही ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करते थे, रिन्यू करके और वापस इंडिया भेजते थे। क्यों, कहाँ से आते थे ये, वहां से चलता था इनका, या तो कंपनी थी बिजनेस करने जो आई थी, गवर्नमेंट तो इनकी वही थी लंदन में, ब्रिटेन में, वहां से ये बातचीत करते थे, विचार विमर्श करते थे कि नहीं अब ऐसा होना चाहिए, इसमें से ये चीज कम कर दो, इसमें से ये चीज जोड़ दो, तो वहां से ही बन के आते थे। तो पहला क्या था, 1813 का। आवाज आ रही है ना, क्लियर है, सुनाई दे रहा है, यस मैम। समझ में भी आ रहा है सब? जी मैम। हाँ मैम। तो सबसे पहले आया 1813 का चार्टर्ड एक्ट। उसमें क्या था, क्या विशेषताएं थी? ये 1813 का चार्टर अधिनियम, या इसको आज्ञा पत्र भी कहा गया, यूरोपीय ईसाई मिशनरियां भारत में ईसाई धर्म का प्रसार कर सकेंगी। पहले काम बिजनेस करने के लिए जो कंपनी आई थी वही पूरा काम कर रही है, वहां वाले सिर्फ भेज रहे हैं लेटर्स। तो इनको बोल दिया हाँ ठीक है, अब आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो, बताओ। तो बीच में एक समय ये भी आया था कि जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा था लोगों को, ईसाई धर्म आप अपना लो। बहुत सारे आज भी मिलते हैं, एंग्लो इंडियन भी बोलते हैं जिनको हम। एंग्लो इंडियन तो खैर ऐसा विवाह के बाद हो जा रहे थे, लेकिन धर्म भी परिवर्तित कराया गया हिंदुओं का, मुस्लिमों का भी। लेकिन मुस्लिम लोग इस बात में थोड़े से क्या होते हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा स्थिर होते हैं, वो किसी और धर्म को नहीं अपनाते हैं। तो उनका, उनके लिए तो मुश्किल था, लेकिन हिंदू धर्म वाले व्यक्तियों के बहुत सारों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जो पहले उनके दादा परदादा हिंदू थे वो ईसाई आज की डेट में है, लिख रहे हैं। अब अगर बात करें दूसरी क्या विशेषता थी इसकी, जिस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकीय नियंत्रण स्थापित हो चुका है, वहां के लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध भी ईसाई मिशनरियां कर सकती है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि पॉलिटिकली वो वहां पे सब कुछ देख रहे हैं, संभाल रहे हैं जहां पे,
जिस एरिया में, मतलब ये कब्जे में आ गया। अब इसका गवर्नर कौन करेगा? गवर्नमेंट कौन है? ब्रिटेन, ब्रिटेन से चल रहा है। तो वहीं पे माइक किसका ऑन रह गया है? ऑफ कर लीजिए। ब्रिटेन का शासन स्थापित हो गया है, तो वहां पे ईसाई मिशनरियां क्या कर सकेंगी? एजुकेशन के जितने पॉलिसी है, रूल्स रेगुलेशन है, वो सब ये ईसाई मिशनरियां डिसाइड कर सकती हैं। साहित्य के पुनरुद्धार एवं प्रगति हेतु 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि आवंटित की जाती है। ये याद रखिएगा। 1813 के 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लिटरेचर है उसके पुनरुद्धार, मतलब उसकी मरम्मत के लिए आप समझ सकते हैं उसको। जैसे हमने पढ़ा ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, हमारे जैसे मुस्लिम शासक के आते थे पहले, सिर्फ उनका मकसद था लूटपाट करो, तबाही मचाओ और चल दो। और हमारे यहाँ पे ऐसा था कि बहुत सारा साहित्य तो खंभों पे दीवारों पे लिखा हुआ था, पत्थरों पे लिखा हुआ था। तो वो इमारतें भी क्या हो गई थी, उनको भी नुकसान अगर पहुंचा दिया गया तो उसको दोबारा से क्या किया जाए। या मुस्लिम धर्म में बहुत सारे मुस्लिम काल जो था, शासन काल जो था, उसमें बहुत सारे लेखक हुए, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। और वैदिक काल के तो थे ही, रचनाएं बहुत सारी थी। तो वो सारी रचनाएं अगर क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच रही हैं, तो उनको वापस से कैसे रिकवर किया जाए, उसके लिए हर साल 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि क्या होगी? दी जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, आगे चल के उसको पढ़ेंगे। इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं दी कि इसको कैसे यूज करना है। उसके बाद हाँ ये आ गया है ना कि भेज तो दिए कि 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसको खर्च कैसे करेंगे ये कोई नहीं कुछ नहीं बताया। इसके बारे में कोई भी गाइडेंस नहीं था इस अधिनियम में। जैसे जिस साहित्य के विकास की बात की गई वह भारतीय साहित्य होगा या इनका साहित्य होगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लोग भारतीयों पर कोई खर्च करना नहीं चाहते थे। भारतीय विद्वानों के अंतर्गत किसे रखेंगे? संस्कृत के, अरबी फारसी के या अंग्रेजी के विद्वान? किसको दें ये राशि, ये भी डिसाइड नहीं था। या सबको दें, ये भी नहीं था। जिससे एक विवाद का जन्म हुआ, जिसे पूर्व पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना गया। और ये कब तक चला? 1934 तक। ये भी एक क्वेश्चन है कि पूर्व पाश्चात्य विवाद क्या था। पूर्व पाश्चात्य यही था कि पूर्व वालों को दें, पश्चिम वालों को दें। सबके अलग अलग मत थे, कुछ ग्रुप्स बन गए थे इसके कारण। अतः अस्पष्टता के आधार पर ईस्ट इंडिया ने इस 1 लाख रुपए की धनराशि को अपनी मनमर्जी से खर्च कर दिया। कुछ क्लियर नहीं था तो इनने अपने उपयोग में ले लिया, है ना। सब ठीक से पता नहीं था। तो इस अधिनियम में शिक्षा के स्वरूप और माध्यम से संबंधित भी कोई दिशा निर्देश नहीं थे कि हिंदी में दी जाए, अंग्रेजी में दी जाए या अरबी फारसी में दी जाए, और हायर एजुकेशन दी जाए, प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। ये कुछ भी नहीं था इसमें, बस पैसा भेज दिया। पूर्व पाश्चात्य विवाद क्या था? द ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या था? इसको आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। प्राच्यवादी साहित्य के समर्थक, मतलब प्रिमिटिव जो लिटरेचर है उसके जो फेवर में थे, वो लोग किस आधार पे कह रहे थे कि जो है ना, किस कैटेगरी में उसको माना जाए, उसको धनराशि को या साहित्यकारों को ये दिया जाए या नहीं दिया जाए। मतलब एजुकेशन किस भाषा में दी जाए, नहीं दी जाए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए, नहीं दी जाए। ये अलग अलग इनके कंसेप्ट थे मानने के। तो जो पाश्चात्यवादी यानी कि यूरोपियन शिक्षा के समर्थक थे, वो किस आधार पे कह रहे थे? भारतीय नागरिक पूर्व विदेशियों सहित जो पहले विदेशी, पूर्व विदेशी मतलब मुस्लिम शासक जो थे, है ना। पूर्व विदेशी का मतलब ये, वो भी तो विदेशी थे। तो वो क्या कह रहे हैं? भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु क्या करना चाहिए?
अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाना चाहिए, नहीं दी जाना चाहिए, ये है इनका मत। और ब्रिटिश नागरिक क्या कह रहे हैं, भारतीय योग्य नहीं है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए, इसलिए उनको अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और भारतीय अगर अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, हमारे खिलाफ ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नॉलेज मिल जाएगा तो हमारी बातें सब समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये क्या थे, ये बोलते थे कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, इसके समर्थन में थे। हमारी जो संस्कृति है उसी में हमको एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जो पाश्चात्यवादी थे वो क्यों समर्थन कर रहे थे, उनका तर्क ये था, पाश्चात्यवादी सर्जक मतलब ये बोल रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बोल रहे हैं नहीं दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए, जो भारतीय हैं वो, उनका मत ये था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को समझ सकेंगे, आधुनिक ज्ञान से परिचित होंगे, मतलब डेवलपमेंट इनका पर्पस था कि डेवलपमेंट होगा, अगर हम अंग्रेजी भाषा सीखेंगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। और जो ब्रिटिश नागरिक थे उनमें से भी कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ दी जानी चाहिए, उनका अपना स्वार्थ था कि कुछ लोग क्या होगा, एज ए मीडिएटर तैयार हो जाएंगे जो दोनों के बीच में बात साझा कर सकेंगे। ये दोनों के अपने अपने थे कि सब, मतलब ये कह रहे थे अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, इसमें भी दोनों है, भारतीय भी है, मुस्लिम भी है, और अंग्रेज भी है। और जो कह रहे हैं कि दी जानी चाहिए उसमें भी दोनों तरह के लोग हैं, उनके कंसेप्ट अलग अलग है, बस ये क्लियर है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो मैम ये मैम पाश्चात्यवादी साहित्य, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन ओके मैम, मैम लिटरेचर और से। सेकंड? जैसे इसको दोनों को चार में जैसे बांटा है, तो प्राच्यवादी ने ये बोल दिया कि शिक्षा नहीं देनी चाहिए दोनों ने, और अपना बताया कि क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए फिर से समझ लीजिए, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होता ही है, ये इनको यहाँ समझिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा या यूरोपियन संस्कृति की शिक्षा, ठीक है ना। किस चीज की शिक्षा देने की बात हो रही है यहाँ पे, अंग्रेजी नॉलेज या यूरोपियन संस्कृति की। ये कह रहे हैं कि नहीं दी जाना चाहिए। इसमें भी दोनों लोग हैं जो भारत में अभी टोटल हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, और अंग्रेज लोग भी कह रहे हैं, चाहे मतलब अंग्रेज लोग जो अभी आके जिनका शासन चल रहा है वो भी कह रहे हैं नहीं दी जाना चाहिए। इनके तर्क अलग अलग हैं। ये क्या क्यों कह रहे हैं, ये फायदे का सोच के कह रहे हैं कि अगर मतलब यहाँ पे हम अंग्रेजी शिक्षा देने लगेंगे तो हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी भाषा भूल जाएगी, हमारे साहित्य की कदर नहीं करेगी। इस आधार पर ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जबकि ये क्यों कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ये दोनों जगह अपने स्वार्थवश कह रहे हैं। ये तो जो भी कह रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं दी जानी चाहिए तो भी स्वार्थ के कारण कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं नहीं दी जानी चाहिए तो भी स्वार्थ के कारण कह रहे हैं। तो ये कुल मिला के ना, ये वर्सेज है, लड़ाई चल रही है, चार ग्रुप बन गए हैं, चार ग्रुप बन गए हैं पक्ष और विपक्ष के, अंग्रेजों के और भारतीयों के, अंग्रेजों के और भारतीयों के, चार ग्रुप ऐसे बन गए हैं। अंग्रेज कह रहे हैं नहीं दी जानी चाहिए, अंग्रेज कह रहे हैं दी जानी चाहिए, भारतीय कह रहे हैं नहीं दी जानी चाहिए, और भारतीय कह रहे हैं दी जानी चाहिए। अब इसमें ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर दे देंगे तो ये भाई हमारे खिलाफ कर को खड़े हो जाएंगे। मैम अब आ बिल्ली, गया समझ। आ गया, बिल्ली बिल्ली और यस शेर की मैम। कहानी याद है, शेर की मौसी कही जाती है, शेर की मौसी कहते हैं बिल्ली को, क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं ट्रेनिंग दी, सब सिखाई, सारी चीजें सिखाई, लेकिन बिल्ली बड़ी चतुर थी, उसने पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, क्योंकि जब शेर सब कुछ सीख गए तो उनने कहा कि मैं तो तुमको ही खिलाऊंगा मौसी। तो बिल्ली मौसी ने क्या किया, छलांग लगाई और पेड़ पे चढ़ गई, बोली बेटा मैं तुम्हारी मौसी हूँ इसीलिए तुमको नहीं सिखाया मैंने पेड़ पे चढ़ना, कि मालूम था एक दिन तुम यही हरकत करोगे। तो इनका कंसेप्ट ये है यहाँ पे कि अगर हम इनको सब सिखा देंगे अंग्रेजी ज्ञान, तो ये हमारी भाषा, हम जो भी बात करेंगे, जो भी
हम इनके खिलाफ प्लान बनाएंगे, ये तो सब समझ जाएंगे और हमसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे, हमें ही भगा देंगे, इसलिए नहीं देना चाह रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इनका स्वार्थ क्या है कि भाई कोई तो हो। अब ये अनपढ़ गवार अगर रह जाएंगे, हमारी भाषा समझेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो हम इनसे कुछ काम कैसे करवाएंगे। हम अपने इनको ही गधे बना के, इनको ही गुलाम बना के हम इनसे काम लेंगे ना, लेकिन उसके लिए फिर इनको हमारी भाषा आना भी तो चाहिए। ये है कंसेप्ट। क्लियर है अब? यस मैम। सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जी जिसे ना समझ में आया हो? नो मैम। ठीक। क्या हो गया? हंसी, हंसी के ठहाके? बिल्ली मौसी के कारण हंसी आ रही?